पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है। रजत बोस, देवांग मेहता और नितिन मुराद है। एक बार की फटाफट नजर डाल लेते हैं किस तरह के संकेत है। सबसे पहले देखिए एसजीएक्स निफ्टी 90 अंक नीचे दिख रहा है आज के सेशन में शुरुआत करने के लिए, और इसकी वजह है वो बाजार जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। निक्केई 3% नीचे, हांगकांग 2.25% नीचे, 500 पॉइंट का फर्क। चीन के बाजारों को देखिए 1% नुकसान, 1 से 2% की गिरावट के बीच में झूलते हुए चीन के बाजार। लेकिन बाकी बाजारों में भी एशिया में सब तरफ 1 से 2% तक की कमजोरी का रुझान है। और ये कमजोरी क्यों आई है, और इसकी बड़ी वजह है अमेरिकी बाजार। डाउ आप देखिए कल बड़ी तेज गिरावट का शिकार हुआ, ऊपर के लेवल से तेजी से फिसला और अमेरिकी बाजार काफी कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे। लगभग ऊपर के लेवल से 400 पॉइंट नीचे फिसलता हुआ दिखा डाउ। तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात थी और यहीं से दबाव बनता हुआ दिखा। अब देखिए भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी हो रही है। रुपए की चाल भी हम देखेंगे। 66.40 पर हमने कल करेंसी मार्केट की क्लोजिंग देखी। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर 30 अंक नीचे है सेंसेक्स, और निफ्टी 16 अंक ऊपर आपको नजर आएगा इस वक्त। तो जो कमजोरी दिख रही है उसके पीछे बैंक्स हैं। यस बैंक 9% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे, मारुति में है 1% का नुकसान। ये 3 स्टॉक कमजोरी की तरफ दिखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक भी अब 2% नीचे होता हुआ दिख रहा है। वहीं मजबूती इन्फोसिस में दिखेगी 4% की, बीपीसीएल 3% ऊपर, और एशियन पेंट्स में है तेजी 2% के आसपास की। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो प्री ओपनिंग सेशन में शुरुआती टिक में थोड़ा सा बड़ा मुंह दिखाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन रुपए की चाल पर डालते हैं नजर, और वहां पर शुरुआत होती हुई दिख रही 66-72 जबरदस्त कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। रुपए में लगभग 32 पैसे का नुकसान, 0.5% कमजोर हुआ है रुपया। तो ये बड़ी गिरावट है रुपए में। गैप डाउन ओपनिंग जनरली इतनी कमजोरी के साथ या मजबूती के साथ आजकल ओपन होता नहीं है, लेकिन करेंसी मार्केट में बड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है, और ये एक अच्छा संकेत है नहीं कि गैप डाउन ओपनिंग और उतार चढ़ाव रुपए में भी इसी तरह से बढ़ता हुआ दिखे। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है रुपए के लिहाज से इस वक्त होता हुआ। तो 0.5% का बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है रुपए में, और वो बार बार 66-50 के नीचे आते ही फिर से कमजोरी आ जाती है, और 67 के आसपास पहुंचते ही फिर से रुपए में मजबूती आती है। तो ये 50-60 पॉइंट की 50-60 पैसे की रेंज है रुपए में, जहां पर रुपया काफी भयंकर उतार चढ़ाव दिखा रहा है। चलिए फोकस करते हैं कुछ शेयरों पर, और इनमें से एक ट्रेडर्स का पसंदीदा शेयर है रिलायंस कम्युनिकेशन। कल का स्टार परफॉर्मर भी कह सकते हैं। 14-15% ऊपर जाकर बंद हुआ रिलायंस कम्युनिकेशन। जो स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के नियमों को कैबिनेट ने कल मंजूरी दी, उसके बाद सारे टेलीकॉम स्टॉक भागे। लोग समझ रहे थे कि सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस कम्युनिकेशन को होगा। आज एक बड़ी खबर जो आ रही है कि शायद अगले हफ्ते तक रिलायंस जियो के साथ ये किसी तरह का करार कर सकते हैं, ऐसा ऐलान हो सकता है। पहले तो आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि रिलायंस जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये जो बिजनेस है, आप जो चैनल इस वक्त देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, वो इसी ग्रुप का हिस्सा है। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। और इसके बाद अब सवाल लेता हूं नितिन आपसे, रिलायंस कम्युनिकेशन क्या कल की इतनी बड़ी तेजी के बाद आज बाजार की कमजोरी को देखते हुए खरीदेंगे आप? देखिए जी, कल इसमें जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो करीब 2.5% के आसपास है, बट इसमें हाई करीब 65, स्टॉक का जो प्राइस है उसका 65 जाने के बाद क्लोजिंग 62 के आसपास है। यानी जो दिन के समय में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था वो लास्ट में काफी हद तक ऊपर 65-64 के लेवल पे कटा, और स्टॉक की क्लोजिंग 62 पे हुई। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट हमें बाइंग नहीं करना चाहिए। अगर ये स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, 60 के आसपास आता है, तो एक बार हम बायर के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 57-50 के आसपास का एक अच्छा स्टॉप लॉस आ रहा है। सारे के सारे जो टेलीकॉम स्टॉक्स है सब में ऐसा ही हुआ था कि न्यूज आने के बाद स्टॉक काफी तेजी से ऊपर गए, सारे भारतीय हो या आइडिया हो, और ऊपर के लेवल पे काफी तेजी से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होकर के स्टॉक नीचे के लेवल पे क्लोज हुए। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टेलीकॉम में मार्केट को देखते हुए थोड़ा अभी बाइंग एग्रेसिवली नहीं करना चाहिए। बट अगर मार्केट में थोड़ी करेक्शन आती है और ये स्टॉक आपको 2-3% मिलते हैं, यानी कि अगर आपको आरकॉम करीब 60 रुपया 59 की रेंज में मिले, या फिर भारतीय एयरटेल आपको करीब 340 रुपए के आसपास मिलता है, या फिर आइडिया 145 की रेंज में मिलता है, तो उस समय हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी इस सेक्टर में अपनाई जा सकती है। ओके, यहाँ पर रुपी के लिए भी एक बुरी खबर आती हुई, रुपी की ओर से एक बुरी खबर आती हुई। कल और परसों आपको याद होगा अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन आज शुरुआत बेहद कमजोर 66 रुपए 72 पैसे पर खुला है रुपी, लगभग आधे % की गिरावट के साथ। वहीं इस समय का ट्रेड देखिए, अब 66 रुपए 69 पैसे पर ट्रेड्स देखने को मिले हैं, 28 पैसे कमजोर ये फिलहाल दिखाई दे रहा है। यानी कि फिर प्रेशर बनता हुआ केता कुरकुट्टे हमारे
साथ लाइन पर हैं। केता, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट से खराब संकेत फिर मिलते हुए दिखाई दिए थे। रुपी में आज क्या फिर कितनी और वीकनेस आती हुई दिखाई देगी? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट अभी भी टर्बुलेंस में है। एक दिन अच्छा डेटा आ रहा है या मार्केट की रिकवरी हो रही है, बट फंडामेंटली अभी भी तकलीफ है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग रुपी में भी प्रेशर बना रहेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग वोलेटाइल सिचुएशन। लास्ट टाइम 89 के आसपास रुपी आया था, 66-89 का, विच वॉज सम क्लोज टू ईयर हाई डॉलर INR। आज भी इसी तरफ थोड़ा सा रहेगा, बट वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी देयर वोलेटिलिटी बिकॉज एशियन इमर्जिंग मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं एंड काफी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी मार्केट में बिल्टअप हो रही है, तो RBI का इंटरवेंशन इज एक्सपेक्टेड। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 67 का जो लेवल काफी लोग बड़े उसे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि क्या वो टूटता है नहीं टूटता है, तो क्या ये समझना ठीक है कि जैसे जैसे रुपया 67 की तरफ बढ़ेगा RBI की तरफ से दखल आ जाएगी और वो लेवल तोड़ना आसान नहीं होगा? आप यही कह रही हैं? 67 आ सकता है, बट ये जो वोलेटिलिटी में सडनली 0.5% अभी हम लास्ट 2 दिन में 1% हमने अप्रिसिएशन देखा, क्लोज टू 1%, 50 पैसा। आज आप वापस 30 पैसा मूवमेंट देख रहे। ये वोलेटिलिटी मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। डेफिनेटली 67.20, 67.30 ये जो लेवल मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो रूल्ड आउट नहीं है, बट यहाँ जो आना है वो स्टैगर्ड मैनर में आएगा। ऐसी सडन आपको मार्केट में पैनिक RBI अवॉइड करेगा, तो RBI का इंटरवेंशन काफी स्ट्रांग रह सकता है अबाउट 67। ओके, शुक्रिया कहता आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इन मुद्दों पर अपनी राय देने के लिए। एक और स्टॉक जिस पर आज फोकस होना चाहिए वो है MRPL का। कोलंबिया की एक कंपनी के साथ इन्होंने करार जो किया था उससे क्रूड की डिलीवरी, कच्चे तेल की डिलीवरी नवंबर से शुरू होती हुई दिखेगी। कल हमने देखा था कई सारे मिड कैप स्टॉक्स ये ऑयल एंड गैस स्पेस के जैसे कि चेन्नई पेट्रो अच्छी खासी तेजी के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। MRPL क्या फंडामेंटली खरीदारी की राय रखते हैं आप इस स्टॉक पर देवांग? नहीं जी, हम कवर नहीं करते ये स्टॉक को, तो इस पर एक टेक्निकल राय ले लेता हूं मैं। रजत, चार्ट्स क्या कह रहे हैं MRPL के? क्या कुछ मौका है तेजी करने का? 52 रुपए के आसपास कल बंद हुआ है, आई मीन आज प्री ओपनिंग सेशन में दिख रहा है। अनिल जी, जहां तक MRPL की सवाल है, मैं ये कहूंगा कि MRPL, HPCL, BPCL इन सब में आज के दिन थोड़ी सी बाइंग हो सकता है, क्योंकि कच्चे तेल के घटने के कारण, और ये टेक्निकली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है मतलब इसमें सेल ऑन रैलीज तो करना नहीं चाहिए, और आप एक अच्छी सपोर्ट ढूंढ के वहां पे स्टॉप लगा के उसके ऊपर अगर मेंटेन करे तो डेफिनेटली यू कैन प्ले लॉन्ग। एज फार एज MRPL इज कंसर्न, उसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 51 रुपया 80 पैसा के नीचे होना चाहिए। उसके नीचे ट्रेड लेना ठीक नहीं रहेगा। उसके ऊपर मेंटेन करे तो भी लॉन्ग साइड में ट्रेड लीजिए। मिनिमम एक्सपेक्टेशन कुड बी 53-53.20। ओके, ये राय आती हुई MRPL के स्टॉक पर। लेकिन अब देखते हैं आपके पसंदीदा शो स्टॉक 2020 में आज सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में जो शो हुआ, हमारे 2 कैप्टन है, नीरज हमेशा होते हैं और आज पूजा त्रिपाठी ने ये मैच खेला है। देख लेते कहां आज उन्होंने ट्रेडिंग करने की राय दी है। टॉप 20 स्टॉक्स टीम हमारी, आप देखिए सेल साइड के स्टॉक्स जाना है आपको। एमटेक ऑटो कमजोर है, यहाँ पे काउंटर लग रहा है, बिकवाली होगी। हिंडाल्को में भी वीकनेस दिख रही है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो कल अच्छी खासी तेजी दिखा रहे थे। लेकिन डिपेंडेबल में टाटा मोटर्स में से लगता है कि एक क्रीपिंग बाइंग चल रही है, उसका फायदा उठाना चाहिए और यहाँ पे पोजीशन बनाए लॉन्ग साइड की। यूनियन बैंक बिकवाली की काउंटर है, बिल्कुल यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। अमारा राजा सारी तेजी अब धीरे धीरे इसमें से फिजल आउट होती हुई, इसलिए बिकवाली करके चलने देखिए। उत्तम गलवा अच्छी खबरें हैं, क्योंकि सेफगार्ड ड्यूटी 20% तक लगाई गई है, तो वो एक पॉजिटिव इनके लिए हो सकता है, खरीदारी की राय होगी। एडुकॉम फ्री स्टॉक है और यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि जबरदस्त गेंस मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वेल पॉइज्ड है ग्रोथ के लिए। लेकिन NMDC, विप्रो और JSW एनर्जी तीनों ही स्टॉक में बिकवाली की सलाह होगी। तीनों ही काउंटर यहाँ पे कमजोर दिख रहे हैं और कल के जो FNO पोजीशंस आप देखेंगे तो शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाने की पूरी संभावना है और काफी कमजोर ये सारे काउंटर दिख रहे हैं। तो सेल साइड के स्टॉक्स में भी टीम में ज्यादा मिलेगा आपको। पूजा
और जी मेरे टीम में बाय साइड के स्टॉक्स ज्यादा मिलेंगे, काफी सारी पॉजिटिव न्यूज है, तो उसके चलते हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इनकाउंटर्स में आज तेजी देखने को मिल सकती है। डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करके चलने की राय, भारती एयरटेल मुथूट फाइनेंस होगा हमारा डिपेंडेबल स्टॉक, वहां पर खरीदारी करके चलने की राय। एक गोल्ड मॉनेटाइजेशन को लेकर जो पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल कर आ रहे हैं उसमें हमारा मानना है कि काउंटर में तेजी देखने को मिल सकती है। एनटीपीसी में तेजी करने की राय। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज वीक मानसून को लेकर यहाँ काउंटर में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी तेजी करके चलने की राय। रिलायंस कम्युनिकेशन हमारा फ्री हिट स्टॉक होगा, यहाँ पर आज ट्रेडिंग सेशन में इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। टाटा स्टील में भी तेजी करने की राय, और इसके अलावा केन इंडिया और वेदांता में बिकवाली करके चलने की राय। तो मेरी टीम में बाई साइड के पोजीशन आज ज्यादा है। तो ये तमाम स्टॉक्स आज हमारे कैप्टन्स ने आपको सलाह दी है इन पर ही एक कॉल लेने की, तो देखेंगे आज ट्रेड में किस तरह की शुरुआत होगी। लेकिन याद रखिए, नीरज ने कहा ज्यादा बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा। हालांकि मेटल्स में स्टील कंपनियों में तेजी की राय आ रही है, और स्टील में एक डेवलपमेंट ये भी है कि सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की लगातार मांग इंडस्ट्री कर रही है। क्या वाकई में वो लगेगी और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये समझना इंपॉर्टेंट है। स्टील स्टॉक्स याद रखिए लगातार काफी पिटे हैं, और उसके बाद एक हल्का सा स्पाइक आता हुआ जरूर दिखाई दिया था कल परसों के सत्र में। कल देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील सेल जैसे काउंटर्स 1% टूटे जरूर थे। स्टील प्रोडक्ट्स पर 20% सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश इंडस्ट्री कर रही है। देवांग, क्या राय आपकी होगी, क्या जायज है ये मांग करना, और दूसरी तरफ क्या इम्पैक्ट रहेगा स्टॉक्स पर? आई थिंक जायज़ है मांग करना। ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इंडस्ट्री जानती है कि किस तरह से अभी ये तकलीफ से जूझ रही है, और जिस तरह से मेटल का कारोबार है लास्ट अगर आप 2-3 साल देखें तो बहुत ज़्यादा वीकनेस रही है, और इंटरनेशनल संकेत भी इसमें बहुत बड़ा प्ले करते हैं। बट आई थिंक मेटल में अभी भी काफ़ी पेन बाकी है। ये सेफगार्ड ड्यूटी अगर आती है तो डेफिनेटली एक अच्छे बाउंसेस आएंगे। स्टॉक्स ने इतना बड़ा करेक्शन दिया है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक 10, 15, 20% का बाउंस बैक भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बट ओवरऑल जिस तरह का ग्लोबल माहौल है, अभी भी फंडामेंटली कोई बहुत ग्रेट ट्रिगर्स नहीं है मेटल स्टॉक्स के लिए, एक्सेप्ट वैल्यूएशंस अभी अगर देखेंगे तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव है जो 2-3 साल का नजरिया हो तो। बट मुझे नहीं लग रहा 1 साल के लिए कोई ऐसे बड़े ट्रिगर्स है मेटल्स में कि कोई इन्वेस्टर्स इस समय पे उसको 1-1.5 साल के होराइजन से बाय करें। ओके, तो ये फिलहाल स्टॉक्स रेडार पर रहते हैं। और प्री ओपन सेशन में देखिए वेदांता करीब 4% नीचे, और एसएनपी की ओर से काफी ज्यादा एक्शन आता हुआ दिखाई दिया। अनिल, सबसे ज्यादा हरकत में यही एजेंसी है। सुबह में वो ब्राजील पर अपडेट आया, एसएनपी ने इनफैक्ट वेदांता को एक क्रेडिट वॉच लिस्ट पर डाल दिया है। नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ढेर सारे देखने को मिले हैं। मर्जर का जो है मामला अभी तक समझा नहीं है, इस वजह से इसको वॉच लिस्ट पर डाला। और इनकी जो फॉरेन करेंसी क्रेडिट रेटिंग है वो कुछ शायद प्रेशर में आती हुई दिखाई देगी, ये संकेत है। तो स्टॉक पर एक चेक जरूर लेंगे हम। आगे 4% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरे कौन से ट्रेड्स आज सुझाए जा रहे हैं हमारे जानकारों की ओर से, पूजा ये बताएगी। पूजा जी, इस कमजोर बाजार में जानकारों की तरफ से कुछ मिड कैप काउंटर्स में तेजी करने की राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। समीर चौहान ने रिलायंस इंफ्रा में खरीदारी करने की राय दी है। कल भी ये स्टॉक 4% ऊपर था, और आज भी इनका मानना है कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 3-4 दिन में 358 तक के लेवल से ये काउंटर आपको दिखा सकता है। इसके अलावा राकेश बंसल ने यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी करने की राय दी है। टेक्निकली काफी अच्छा दिखाई दे रहा है ये स्टॉक, और 2 से 3 दिन में 3240 के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। और आखिर में राजेश सतपुते ने केन इंडिया में बिकवाली करने की राय दी है। यहाँ पर क्रूड ऑयल में कमजोरी के चलते आज के कारोबारी सत्र में कमजोरी देखने की उम्मीद की जा रही है, और 1 से 2 दिनों में 145 तक के लेवल से गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो 3 में से 2 कॉल्स में तेजी करने की राय आज जानकार सुझा रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल राय आती हुई कि मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ी बहुत तेजी की जा सकती है। लेकिन रजत, इससे पहले मैं बात कर रही थी वेदांता की, 4% नीचे खुलने के संकेत मिल रहे हैं प्री ओपन सेशन में, क्या आपकी सलाह होगी? देखिए, वेदांत में कल जो मूवमेंट हुआ था उसके चलते मूविंग एवरेज की तरफ से बाई सिग्नल आया था, बट आज के दिन जो डाउनग्रेड या तो क्रेडिट वॉच, इसके कारण ये अगर कल की लो जो है 96, जहां पे कुछ मूविंग एवरेजेस भी सपोर्ट दे रहे हैं, वो स्तर टूटने से ये फिर नीचे जाने की तैयारी में रह जाएगा, और जिसमें कि पहला टारगेट बनेगा 89 to 87 रेंज। तो इसमें अभी कल का लिया हुआ पोजीशन पहले तो उतर देना चाहिए अगर 96 टूट जाए तो, और उसके बाद में 95-50 टूटने के बाद में आप शॉर्ट पोजीशन भी इसमें ले सकते हैं। इसमें वीकनेस उतना नहीं दिखा रहा था टेक्निकली, बट कोई कारण से ये तीनों मूविंग एवरेज जो है, ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे फिर चला जाने से वही वीकनेस वापस आ जाएगा और सेलिंग ही करना चाहिए।
ओके, तो यहाँ पर क्लियरली कमजोरी आज काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। एक पुल बैक आता है तो हर मौका आप ढूंढेंगे सेल साइड की पोजीशंस अपनाने के लिए। रजत, इसके अलावा आप क्या ट्रेड इनिशिएट करना चाहेंगे आज? देखिए, मुझको लगता है भेल एक वीक काउंटर है और भेल कल जो उछल के चला था उसके बाद में 218 के काफी नीचे आके बंद किया और ये पहले ही थोड़ा सा वीकनेस दिखाना चालू कर दिया था। इसमें सेलिंग लास्ट आवर से आगे से ही थोड़ा सा शुरू हो गया, तो ये वीक काउंटर है। मुझको लगता है करंट लेवल पे इसको बेचना चाहिए। 209, 205 दोनों टारगेट तो सामने दिखता है। उसके नीचे जाए तो 202 भी ये जा सकता है। इट्स अ वेरी weak counter, so any rise should be sold. हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कुछ देर पहले हमने एमआरपीएल की बात कर रहे थे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुझको लगता है कि अगर आपको 778, 775 रेंज के बीच में मिल जाए तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 768 के नीचे स्टॉप लगा के ऊपर में 789, 795 ये टारगेट बन सकता है। बट ओवरऑल माहौल अगर खराब रहेगा तो ये टारगेट मीट नहीं होगा। रजत, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना होगा क्योंकि इस वक्त बाजारों के खुलने की तैयारी होती दिख रही है। 200 अंक नीचे दिख रहा है सेंसेक्स। 196 अंक का प्री ओपनिंग सेशन में 90 अंकों का नुकसान दिखेगा निफ्टी पर। ठीक उतना ही जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी बता रहा था। एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर 1.25% के आसपास कमजोर खुल सकता है निफ्टी, लेकिन सेंसेक्स में कमजोरी थोड़ी कम दिख रही है, 2% के आसपास की। लेकिन पहली टिक 230 अंक नीचे सेंसेक्स, 300 अंक नीचे सेंसेक्स अब खुलता हुआ दिख रहा है। 325 अंक नीचे सेंसेक्स है इस वक्त और निफ्टी पर देखिए सेंचुरी लगती हुई 110 अंकों का नुकसान निफ्टी में आपको नजर आएगा। तो काफी कमजोरी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी खुलते हुए दिख रहे हैं। अब नुकसान 350 अंकों का हो चुका है सेंसेक्स पर और निफ्टी पर नुकसान 115 अंकों का। काफी तेज मार पड़ती हुई दिख रही है, लेकिन मार मिड कैप शेयरों पर भी पड़ती हुई दिख रही है और यहाँ पर कमजोरी ज्यादा है। 0.25% का नुकसान यहाँ पर, 375 अंक फिसलता हुआ सेंसेक्स 1.5% का कटाता हुआ दिख रहा है। तो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कल की पूरी तेजी खत्म होती हुई दिख रही है। पहले ही मिनट में लगभग 450 अंकों का बड़ा कट, 400 अंकों की तेजी कल हमने दिखाई थी और उतना का उतना ही गंवा चुके हैं। 120 अंक नीचे है निफ्टी, 7,700 के लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। तो 7,700, 7,850 जो हम कल भी बात कर रहे थे कि शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन जोन है, उस रेंज का लोअर एंड टच करता हुआ बाजार इस वक्त 0.2% नीचे मिड कैप इंडेक्स है और बैंक निफ्टी बढ़ने और गिरने दोनों में आगे। 2% का नुकसान बैंक निफ्टी में, 300 अंकों का बड़ा गिरावट यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं इस वक्त। और स्मॉल कैप शेयर भी काफी तेजी के साथ गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो 7,700 पर पहला सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिख रही है, लेकिन बेहद तेज गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हर्षदा, दिग्गज शेयरों में कहाँ एक्शन है? लिस्ट में सिर्फ एक शेयर ऊपर दिखा है, बीपीसीएल। अनिल, सेल साइड की पोजीशंस काफी ज्यादा आज फिर से चुनिंदा काउंटर्स में आती हुई। यहाँ पर आप देखिए हिंडाल्को एज एक्सपेक्टेड काफी गिरावट दिखा रहा था। वेदांता में 3% की गिरावट जिसकी हमने अभी बात की। बीएचईएल में 2.5% का नुकसान। ओएनजीसी, एसबीआई, एक्सिस, ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा 2-2.5% का नुकसान बनता हुआ। तो चौतरफा बिकवाली का दबाव साफ तौर से एक्सपेक्टेड था और वही देखने को मिला है। कुछ साइंस रिकवरी के बिल्कुल नहीं। और टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी ये कम गिरे हैं। गिरावट इनमें भी है लेकिन यहाँ पर कम गिरावट देखने को मिली है। 375 अंकों की गिरावट इनफैक्ट यहाँ पर आज खुलते ही इंडेक्स ने दिखाई है। दूसरी तरफ यहाँ पर वायदे बाजार के कुछ एक्टिव ट्रेड्स पर आएंगे जहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा सेल साइड की पोजीशन इस समय एमटेक ऑटो में देखी गई है। जेपी एसोसिएट 4.5% नीचे, एमटेक 5.5 से 6% टूटा। यूनाइटेड फॉस्फोरस 3-4% नीचे है। आईएफसीआई, एचडीआईएल, अदानी पावर, इंडिया बुल्स रियल, जेपी पावर, एसआरएफ, जैन इरिगेशन। अब वायदे बाजार के ट्रेड्स में देखेंगे ज्यादा जो बिकवाली हो रही है, वेदांता एक बिग बॉय है लेकिन बाकी के जो तमाम स्टॉक्स हैं वो मिड कैप शेयर हैं जहां पर हमने देखा है वायदे बाजार में सबसे ज्यादा सेल साइड की पोजीशंस आती हुई। 1-2 स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा सा बाय कॉल आया है। बीपीसीएल हल्का पॉजिटिव है, आरकॉम में हल्की तेजी आती हुई, एचपी और आईओसी में हल्की बढ़त देखने को मिली है। तो आईओसीज या फिर ओएमसीज को अगर आप अलग निकाल के रखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली मूड जो है वो बिकवाली का ही वायदे बाजार में साफ झलक रहा है। 7700 को भी मेरे ख्याल में अब इस समय निफ्टी टेस्ट कर चुका है। 7700 पर इस समय कारोबार करता हुआ। बिल्कुल हर्षदा, और कई सारे स्टॉक्स है मेरी लिस्ट में जो बेहद तेजी से फिसलते हुए दिख रहे हैं। उनमें से आप देखिए पहले तो नागार्जुना ऑयल, छोटा स्टॉक, कल भी हम बात कर रहे थे जो 15% बढ़ा था, आज घट गया है 6% नीचे।
इसके बाद आप देखिए एमटेक ऑटो 5% नीचे ये स्टॉक आ चुका है। कैस्टेक टेक्नोलॉजी यहाँ पर खबरें आ रही कि सेबी यहाँ पर प्राइस मैनिपुलेशन की जांच कर सकती है, 5% का लोअर फैक्टरिटी, ये एमटेक ग्रुप की ही कंपनी है। तो कैस्टेक्स टेक्नोलॉजी, एमटेक ऑटो, इसके अलावा मेटलिस्ट फोर्जिंग जिसे पहले आप अहमदनगर फोर्जिंग के नाम से जानते थे, ये भी एमटेक ग्रुप की कंपनी, ये भी 5% नीचे है। तो ये सारे स्टॉक्स बड़ी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। रोला टेनर्स एक और एमटेक ग्रुप की कंपनी जो बीएसई पर लिस्टेड है, वहां पर भी देखेंगे किस तरह का रुझान होगा। लेकिन कल के जो स्टार प्लेयर हैं वो आज काफी कमजोरी दिखा रहे हैं। एबीजी शिपयार्ड कल लेंडर्स की तरफ से यहाँ अप्रूवल आने के बाद में स्टॉक जो चढ़ा था, आज पूरी की पूरी तेजी यहाँ पर गायब होती हुई दिख रही है। मोनेट इस्पात भी कल का एक स्टार परफॉर्मर आज 2.5% नीचे होता हुआ दिख रहा है। एमआरपीएल के लिए खबरें पॉजिटिव लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में 2% का नुकसान आप इस वक्त होते हुए देख सकते हैं। तो काफी तेज मार पड़ती हुई दिख रही है और मार अब बाजार पर गहराती हुई दिख रही है। 400 अंक नीचे हो चुका है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 130 अंकों का हो चुका है। तो कहीं कोई राहत के संकेत है नहीं एक्चुअली। और अगर आप देखें तो दिन के लो पॉइंट पर अब 7,700 को भी तोड़ चुका है बाजार। 2.25% का कट, गहरा कट निफ्टी और बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। तो 7,650 जो पहला सपोर्ट हम बात कर रहे थे बाजार के लिए, उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और हमारे एक्सपर्ट सारे जो बिकवाली की राय दे रहे थे वो सही साबित होते हुए दिख रहे हैं। अब ये बताएं नितिन, ऐसी सिचुएशन में जब 7,700 के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, इस वक्त है लेवल 7688, क्या ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी पर? देखिए जी, ये तो बाइंग तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद भी आप देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम के साथ सेलिंग आ रही है निफ्टी में। अगर किसी कारण से थोड़ा सा भी बाउंस बैक मिलता है, अगर आपको निफ्टी 7730-40 के रेंज में फ्यूचर किसी भी लेवल पे बाउंस बैक किसी समय होके आए, तो आपको एक स्टॉप लॉस मिलेगा करीब 7760 7775 की रेंज में। तो उस समय मुझे शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। बट इस लेवल पे तुरंत यहाँ पे बेचने में भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 136 पॉइंट डाउन है। बट ये क्लैरिटी है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे 7500 की तरफ मूव कर जानी चाहिए, क्योंकि जो 2 दिनों की तेजी थी, आज की अगर आप कैंडल देखेंगे तो ये कंप्लीट रिवर्सल है और रिवर्सल में पूरे वॉल्यूम के साथ कल भी पोजीशंस कटी है। तो बाउंस बैक अगर आता है तो वहां पे आपको मंदी खेलनी चाहिए, या पुट ऑप्शंस अगर आप लेकर के चलें तो मुझे लगता है कि 77 की पुट या 76 की पुट, इनमें बाइंग करनी चाहिए। ओके, ये फिलहाल कॉल आप लेकर चले इस समय ट्रेड के लिए। 130 अंक नीचे इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। रजत, अगर हम 7650 पर टिक नहीं पाते हैं, कहां तक फिसलेगा फिर मार्केट और क्या करेंगे आप? देखिए, कहां तक फिसलेगा, अभी जो माहौल है आपको एक काम बोलेगा कि बियॉन्ड द इक्विटी मार्केट देयर इज अ ट्रिगर। आप करेंसी को नजर पे रखिए, करेंसी क्या बिहेव करता है। करेंसी में जितना वीकनेस आपको दिखेगा, यहाँ पे उससे उसका मैग्नीफाइड वीकनेस इक्विटी मार्केट में दिखेगा। और इससे और भी एक चीज पता चलेगा कि करेंसी में आरबीआई की टॉलरेंस लेवल क्या है, कहाँ पे आके वो मेजर स्केल में इंटरवेन करना मांगता है। मेरी ख्याल से कि इंटरवेंशन अभी कुछ जबरदस्त नहीं होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ दिया जाएगा कि जब अगर वहां पे रेट हाइक होता है तो उसके बाद में क्या होता है। तो इसीलिए डाउनसाइड विंडो ओपन एट 7500, उसके बाद में वो 7400 टू 7200 जो मेजर सपोर्ट जोन है उसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज तैयार होता है। बट इस माहौल में मेरे ख्याल से फ्रेश पोजीशन अगर आपको लॉन्ग साइड में कभी भी लेना है, कोई भी काउंटर में, चाहे वो मारुति क्यों ना हो, जो कि मुझको लगता है सबसे स्ट्रांग काउंटर, उसी में भी अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो दिन के अंत में उसको सल्टा के जाइए। कोई लॉन्ग पोजीशन ओवरनाइट रख के मत जाइए, चाहे 200 पॉइंट का ही रैली क्यों ना निफ्टी में मिल जाए। हम लोग देख लिया ना, वो सस्टेन नहीं होता। एक ही चीज सस्टेन हो रही है थोड़ी तेजी की तरफ, और वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर, तीनों ही एचपीबी, आईओसी, तीनों ही हरे निशान में। इनफैक्ट आज सिर्फ 4 स्टॉक वायदा कारोबार में हरे निशान में, तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन आधा % ऊपर है। जाहिर सी बात है कि रुपए की कमजोरी तो है, लेकिन क्रूड फिर से जो 4% गिरा है उसका फायदा मिल रहा है। देवांग, मौका बनता है खरीदारी करने का, या फिर रुपए की तलवार जो लटकी हुई है इन कंपनियों पे कमजोर होने की, उसको देखते हुए आप नहीं खरीदेंगे? नहीं, आई थिंक रुपए का जो फैक्टर है वो थोड़ा सा टेम्पररी है, बट इनके जो डायनामिक्स चेंज हो गए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए लास्ट 1-2 साल से जो माहौल बना है फ्यूल प्राइस डीरेगुलेशन के चलते और क्रूड के नीचे आने के चलते, और क्रूड के ऊपर जाने के भी आसार तो बहुत कम है। तो आई थिंक डायनामिक्स बहुत सुधरे, प्रॉफिट्स लिटरली रिफ्लेक्ट हुए, डेट कितनी कम हुई है ये भी हमने देखा है डायनामिक्स चेंज होने के कारण। तो आई थिंक ये एक
थोड़ा सा मुझे सेफ ट्रेड लग रहा है इस माहौल में कि ये स्टॉक्स आप ले तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर प्रॉफिट्स इनके बढ़ने ही वाले, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर तक की विजिबिलिटी तो है। तो आई थिंक IOC, HPVP जैसे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड करने का सही समय है। थोड़े से सेफ है यहाँ पर बाजार में, ये कहना है गौरांग का देवांग का सॉरी कि थोड़ा सा ही यहाँ पर सेफ्टी देखने को मिली। लेकिन मेटल्स की धुलाई होती, मेटल्स और बैंक्स आज सबसे ज्यादा कमजोरी यहीं पर देखने को मिली। अगर वो कंट्रीब्यूशन आपके लेकर आए, क्या नीचे खींच रहा है इंडेक्स को, वो इम्पोर्टेंट है इस समय। तो इसमें HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स है, ये दिग्गज स्टॉक्स है जो बाजार पर सबसे ज्यादा प्रेशर इस समय डाल रहे हैं। साथ ही हमने देखा है मेटल्स की भी काफी धुलाई होती हुई, और इन बैंक्स में जो सेल साइड की पोजीशंस आई है देवांग, पिछले 2-3 दिनों में यह चर्चा फिर से शुरू होने लगी कि इतने पिटे हैं स्टॉक से, शायद एक मौका है खरीदने का। आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं? क्या इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में खरीदारी करना शुरू करें? यस, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आई थिंक नेक्स्ट 2 या 3 क्वार्टर तक, जब तक PSU बैंक का नंबर्स नहीं सुधरते या PSU बैंक्स के NPS कम नहीं होते, तब तक एक अच्छा ट्रेड है। मैं कहूंगा जिस स्टॉक्स में अच्छे करेक्शन देखने मिले, खास करके इंडसइंड बैंक है, येस बैंक है, नेचुरली हाई रिस्क हाई रिटर्न है इस समय पे। जब मैं कहूंगा तो काफी रिस्की लगेगा लोगों को, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में ये हाई बीटा बैंक्स है। तो अगर किसी का कन्विक्शन है कि मार्केट ठीक रहेगा नेक्स्ट 6 महीने 1 साल के बाद, तो एटलीस्ट ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेड बनते हैं। जो स्टॉक 850 रुपए 900 रुपए में आपको येस बैंक मिलता था, आज वो 650 650 रुपए या 700 रुपए के करीब मिल रहा है। तो आई थिंक एक अच्छा बाय बनता है, और मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन भी और प्राइस पॉइंट्स भी बहुत अच्छा करेक्ट हुए। तो प्राइवेट बैंक मैं कहूंगा एक ऐसा स्पेस है जो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक जगह मेंटेन करता है। कमजोर ट्रेडर्स के लिए बाजार है नहीं। हर्षदा, जो हम सुबह बात कर रहे थे कि इतने उतार चढ़ाव रहेंगे बाजार में, आप देखिए शुरुआत के 10 मिनटों में 7678 का लो बनाया है और 7730 का हाई, यानी कि 50 पॉइंट की रेंज निफ्टी ने पहले 5-7 मिनटों में ही दिखा दी। और सेंसेक्स में आप देखिए 125 पॉइंट का मूव खुलने के बाद ऊपर नीचे में इतना फास्ट हो रहा है, अंदाजा लगाना मुश्किल काम है नितिन। लेकिन इसमें एक जो ट्रेड मुझे दिख रहा है कमजोरी की तरफ, वो है पावर स्टॉक्स का। अदानी पावर, JP पावर जैसे शेयर तेजी से फिसल रहे हैं। JSW एनर्जी अपने गेंस गंवा रहा है। कहीं कोई शॉर्ट का मौका दिखता है पावर स्पेस में? यदि हाँ तो क्या शॉर्ट करेंगे आप? देखिए जी, मुझे लग रहा है पावर से ज्यादा बेटर यहाँ पे बैंकिंग में शॉर्ट सिग्नल मिल रहे हैं, क्योंकि पावर्स में जो पोजीशंस अभी बनी है और जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं दिखाई दे रहा है। बट अगर आप बैंकिंग और मेटल, जिसमें कल सबसे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई थी और उसमें दोबारा से शॉर्ट पोजीशन बनने लगी है, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग में ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, इनमें हम प्राइवेट बैंक में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। मेटल्स में दोबारा जैसे वेदांता है, फिर टाटा स्टील है, इनमें भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो मुझे लगता है बैंकिंग और मेटल से हम फोकस करें तो सेलिंग साइड में हमें उसमें जल्दी रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल टॉप ट्रेड्स के लिहाज से आप रेडार पर रखें। और आप कह सकते हैं आज बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बीच में एक काफी तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, और दोनों उन्हीं लेवल्स उसी तरह की क्वांटम गिरावट दिखा रहे। 337 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में, 336 अंक नीचे सेंसेक्स इस समय कारोबार करता है। मिड कैप्स में क्या हो रहा है? मिड कैप्स में आप देखिए लैंडको इंफ्रा, एमटेक ऑटो और उसके बाकी की ग्रुप कंपनियों में तो गिरावट है ही, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जो खरीदारी का इंटरेस्ट इन रियल्टी काउंटर्स में आया था उन पर नजर डालिए। HDIL 4% नीचे, इंडिया बुल्स रियल, DLF जैसे काउंटर्स, ये सब आज पिटे हैं। इन पर देवांग क्या कॉल है? रियल एस्टेट आई थिंक बहुत ज्यादा हाई बीटा है, जो कंफर्ट नहीं देता है इस वक्त। और हमको पता है कि किस तरह से ऑलरेडी रियल एस्टेट इंडस्ट्री हाई डेट से जूझ रही है। बहुत कम कंपनीज ऐसी है जहां पे लो डेट है, बट उनके लिए भी माहौल अभी इस समय पे ऐसा नहीं है, क्योंकि सेल्स नहीं बढ़ रहे, रेवेन्यूज नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये स्पेस बहुत समय से हम रिटरेट कर रहे हैं कि इसको अवॉइड करें, और रादर देन इट हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में HDFC है या LIC हाउसिंग फाइनेंस, DHFL, इन सब स्टॉक्स में आप एक्सपोजर ले सकते हैं अगर आपको हाउसिंग या रियल एस्टेट का प्ले करना है तो। तो ये राय आती है इन सारे स्टॉक्स पर। इस बीच बाजार 7700 के आसपास वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं, ये संकेत साफ तौर पर आ रहा है। आज शुरुआती कारोबार में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत जो पुल बैक आया है वो 7700 के आसपास ही लेकर आया है बाजार को। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं कि मजबूत स्टॉक दिख रहा है। चार्ट पर एक बार रजत फटाफट इसके देखकर बताएं कि किस तरह की सिचुएशन है इस वक्त आरकॉम में। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, और क्या फ्रेश तेजी की पोजीशन भी बनाई जा सकती है? कमजोर बाजार में भी मजबूत है ये शेयर।
देखिए, फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाने के लिए आपको मैं बोलूंगा कि 64 के ऊपर ये मेंटेन कर पाएगा तो तभी फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाइए, नहीं क्योंकि 64 से 65 इसके लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा और इसमें नीचे की लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 64-65 तक आपको मिल जाएगा। उस ऊपर में जब ये 73 क्रॉस करेगा तब इसमें रियल तेजी, अगर सस्टेनेबल अप ट्रेंड जिसको कहते हैं, वो बनने की उम्मीद किया जा सकता है। बट दिस इज नॉट अ स्टॉक टू शॉर्ट। ये ज्यादा बढ़ गया बोल के कोई शॉर्ट कर देगा तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो ये फिलहाल राय आरकॉम पर आती हुई 2% ऊपर इस तरह के मार्केट में काउंटर थोड़ा सा स्टैंड आउट जरूर कर रहा है। इसके अलावा हल्की सी बढ़त टीसीएस जैसे प्लेस में आ रही है। यहाँ पर आप देखिए करीब 5 रुपए की बढ़त देखने को मिली है, 2562 के आसपास ट्रेड करता हो, लेकिन मार्केट में ऐसे कुछ लेवल कोई स्टॉक है ही नहीं। उन टेलीकॉम यहाँ पर आईटी कंपनियों के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं। टीसीएस अकेला स्टॉक है इनफैक्ट इस पैक में जहाँ पर कुछ तेजी बनती हुई। इसके अलावा ओएमसीज और एक आरकॉम ही है। शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए। रजत, देवांग और नितिन। बाजार की चाल आज कमजोर, 1% की गिरावट के साथ ट्रेड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 340 अंकों की गिरावट, 7700 टेस्ट हुआ है, इसके नीचे हम फिसले हैं। फिलहाल कोशिश है 7700 पर टिकने की, यही संकेत इस समय के ट्रेड से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस रहेगा पॉलिटिकल फ्रंट पर। बिहार पर जो चुनाव है उनकी डेट्स आ गई हैं और ये कितना बड़ा ड्राइवर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे आवाज संपादक संजय पुगलिया इस ब्रेक के बाद। 380 अंक नीचे है सेंसेक्स और 125 अंकों का नुकसान निफ्टी पर। 7700 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी 1.5 से 0.25% का नुकसान है दिग्गजों में, लेकिन मिड कैप शेयर और बैंक निफ्टी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। 2% का बड़ा कट, बड़ी गिरावट बैंक मिड कैप इंडेक्स में और बैंक निफ्टी तो अब देखिए 2.25% से ज्यादा फिसल चुका है। लगभग 380 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी में भी दिखेगा, तो ये एक बड़ा नुकसान वाला दिन फिर से होता हुआ दिखा है। सिर्फ 100 शेयर 112 शेयर मजबूत है आज के सेशन में, वही नुकसान 1100 शेयरों में दिखेगा आपको कमजोरी की तरफ। तो पूरे बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन एक बेहद अहम घटना है जिस पर बाजार की नजर है और वो है बिहार के चुनाव। बिहार के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। गद्दी किसके हाथ लगेगी इसके लिए ठीक 2 महीने का इंतजार करना होगा, क्योंकि 8 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। लेकिन बाजार की नजर अभी से बिहार के चुनाव पर है, क्योंकि बिहार में बीजेपी की जीत होने के बाद ही राज्यसभा में सरकार के लिए रास्ता कुछ आसान हो पाएगा। और यही नहीं, इस बात के संकेत भी मिलेंगे कि मोदी को लेकर अब वोटर्स में कितना उत्साह बचा हुआ है। नीतीश लालू के हाथ मिलाने के बाद चुनावी समीकरण बिहार में काफी दिलचस्प हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की राह कितनी आसान है, बाजी किसके हाथ लगेगी, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया और साथ ही क्रेस्ट कैपिटल के विक्रम कोटक भी हैं। उनसे भी एक फील लेंगे कि बाजार इन चुनावों के बारे में क्या सोच रहा है। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। संजय जी, पहला सवाल तो ये कि क्या ये एक ऐसा मुकाबला है जिसमें एक और जातिवाद का नारा होगा और दूसरी ओर विकास का नारा? ये जो बिहार के बारे में कहते हैं तो मैं बड़ा ऑफेंडेड महसूस करता हूं कि जातिवाद का नारा बनाम विकास का नारा। जो विकास की बात कर रहे हैं वो माइक्रो लेवल पर किस प्रकार के जातीय कार्ड खेलेंगे, ये नेशनल लेवल पर हम लोग समझते नहीं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने को किस तरीके से वहां बैकवर्ड जाति की पार्टी साबित करे, उसकी इमेज बदले। और जिसको हम जातिवादी पार्टियां कहते हैं वो दरअसल उस सोशल स्ट्रगल की मैनिफेस्टेशन है जो सिलसिला अभी चल रहा है और कई वर्षों तक चलेगा। ये इक्वलिटी की और वास्तविक लोकतंत्र की खोज की लड़ाई है। इसलिए बिहार को जाति वाला एक लेबल हम लगा देते हैं, वो बड़ा गलत लेबल है। मुझे इस पर अनिल जी सख्त ऐतराज है। अब इसके बाद आते हैं कि अब चूंकि चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं और मुकाबला अब सामने आ रहा है कि किस प्रकार का होने जा रहा है। दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं, अपनी अपनी कमजोरियां हैं, जिसका मैंने जिक्र किया। मूल मुद्दा वहां पर
पक्के तौर पर यही होगा कि डेवलपमेंट कैसे हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे हो, गरीबी को कैसे दूर किया जाए, और उसी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जातियों के जरिए। एक ओपिनियन पोल आया है, सब लोग नंबर जानना चाहते हैं। ये ओपिनियन पोल इंडिया टीवी ने और सी वोटर ने कराया है। उसके मुताबिक वहां पर नीतीश और लालू का गठबंधन आगे है अगर अभी चुनाव हो तो, लेकिन ये बहुत ही शुरुआती दिन है। ओपिनियन पोल सही होते हैं, ओपिनियन पोल गलत होते हैं, इसलिए इससे कोई निष्कर्ष निकालना बहुत गलत होगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि बहुत कांटे की लड़ाई है, खास करके नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है। उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ दरअसल पूरे देश में अभी भी काफी ऊंचा है। बावजूद इसके बिहार की लड़ाई इतनी टफ दिख रही है कि लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं। ये चुनाव तो एक तरफा होना चाहिए था, लोगों को ये कहना चाहिए था कि विकास की भूख में लोग धड़ल्ले से वोट कर देंगे बीजेपी को, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि बड़ी कांटे की लड़ाई है। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी आगे है, कुछ लोग कहते हैं कि आरजेडी जेडीयू गठबंधन आगे है। इसलिए क्या होगा ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये मुकाबला बहुत कठिन है दोनों पक्षों के लिए। अब जैसे आपने कहा कांटे की टक्कर है, अखबार कह रहे हैं एक हाई ऑक्टेन मैच होने वाली है। संजय जी, अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी समझी जाए, अभी तक कोई सीएम कैंडिडेट इन्होंने सामने नहीं खड़ा किया है। अगर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ रहे हैं, उसके सामने नीतीश लालू जैसे दो लोग और दो बहुत जाने माने नेता वहां के और पॉपुलर नेता साथ में आ गए हैं, तो कितना अहम होगा बीजेपी के लिए अपनी स्ट्रैटेजी, अपने कार्ड्स अब खोलना और काफी अग्रेसिवली इस इलेक्शन में अब उतरना? बिल्कुल, बीजेपी की सबसे बड़ी वहां पर जो समस्या है वो यही है कि वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए आसान तर्क ले लिया कि हम ऐसा कभी करते नहीं हैं, ताकि उनके जो 6 या 8 उम्मीदवार हैं सब लोग अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को, अपनी अपनी कम्युनिटीज को ये कह सकें कि शायद मेरा नंबर लग जाएगा, मेरा नंबर लग जाएगा। तो उनको लगता है कि इससे ज्यादा फायदा होगा, पहले ही से किसी को डिक्लेयर कर दिया तो उससे नुकसान होने की संभावना है। इनके यहां जो मुख्यमंत्री चुनने के क्राइटेरिया हैं, जो पब्लिक डिबेट में हम सोचते हैं, परसेप्शन में सोचते हैं कि मिस्टर एक्स का परसेप्शन बहुत अच्छा है, सीनियर है, इनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन कोई मिस्टर वाई चले आते हैं, क्योंकि वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ही की तरह से फैसलों के तौर तरीके दूसरे होते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि पूरे देश में हमको पता नहीं होता कि मनोहर लाल खट्टर कौन है और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसीलिए उस पर भी दांव लगाना बड़ा गलत होगा। कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपने को दलितों की, महादलितों की और बैकवर्ड कम्युनिटीज की पार्टी साबित करे, और वो साबित करने में वो खुला खेल खेलने वाली है। अभी आप आंकड़े देखेंगे और हमारे रिपोर्टर हमको बता रहे होंगे कि इतने यादवों को टिकट दे दिया, इतने महादलितों को टिकट दे दिया। अपने को बैकवर्ड पार्टी साबित करना बीजेपी के लिए सबसे जरूरी है और उसी पर इनका सबसे ज्यादा ध्यान है। जहां तक कास्ट इक्वेशंस का सवाल है, मुसलमान और यादव एक तरफ हैं, मजबूती से हैं। लोगों को लगता है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उसमें जीतन राम मांझी के कारण एक प्रकार का डिवीजन हो सकता है वोटों में, लेकिन अभी सीटों के झगड़े दोनों गठबंधन में हैं। ऐसा न समझें कि एनडीए में रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पर सीटों का दबाव नहीं बना रहे होंगे, वो भी काफी दबाव बना रहे हैं। और सीटों में बंटवारे पर जो खेल है उसमें यह है कि कितना अच्छा कैंडिडेट आप चुनते हैं और कितना अच्छा कैंपेन माउंट करते हैं। ये बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि भूमिका अदा करेगा। विक्रम जी, आपसे जानना चाहता हूं बाजार के लिए इन चुनावों के नतीजे कितने अहम है, खासतौर से उस सिचुएशन में कि अगर ऐसा हो कि बीजेपी जीत न पाए तो कितना बड़ा झटका बाजार को लग सकता है? मेरा ये मानना है अनिल जी कि जो पिछले जो म्यूनिसिपल इलेक्शन देख रहा हूं मैं, काफी सारे इलेक्शन स्टेट लेवल पे देख रहा हूं, उसमें एक ही मुद्दा आ रहा है कि जिसमें अगर किसी पार्टी ने ग्रोथ की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की बात की है, अच्छे गवर्नेंस की बात की है, तो उसको काफी फायदा हुआ है। और मेरा ये मानना है कि जो गठबंधन बना है वो काफी ओवरऑल वीक गठबंधन है, बिकॉज सबके एजेंडा अलग अलग हैं, सबके मोटिव्स अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं। तो बीजेपी के चांस मुझे लगता है काफी फेवरेबल है और बहुत जरूरी है ये इलेक्शन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बीजेपी को जीतना। बट मेरा ये व्यू है कि शॉर्ट टर्म में अभी जो प्रॉब्लम है बाजार के सामने वो दूसरे बहुत ज्यादा है कंपेयर टू लोकल इकोनॉमी। तो ग्लोबल जो प्रॉब्लम है वो बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत मायने रखता है, बट लॉन्ग टर्म में जैसे आपने शुरू में बताया कि अगर बिहार में बीजेपी जीतता है तो राज्यसभा में उसको काफी सारे मुद्दों को क्लियर करने का एक फायदा मिलता है। तो शॉर्ट टर्म में क्लियरली मुझे लगता नहीं है कि बाजार अभी बिहार देख रही है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ही अहम इलेक्शन है बाजार के लिए। ओके, तो लॉन्ग टर्म में काफी अहम होंगे, लेकिन कहीं कहीं संजय जी जिस तरह से नीतीश लालू का गठबंधन जल्दी बना
आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिखा। उन्होंने सीटों का बंटवारा ज्यादा आसानी से कर लिया, भले ही बाद में मुलायम अलग हुए हों। बीजेपी को अभी भी पूरी तरह से ये रणनीति बनाना बाकी है। तो कहीं बीजेपी स्ट्रेटेजी के लिहाज से आपको बैकफुट पर दिख रही है क्या? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं। बीजेपी स्ट्रेटजी के मामले में बहुत तेज है और इसीलिए वो बहुत कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। उनको पता है कि ये शार्पली पोलराइज्ड चुनाव है, इतना ध्रुवीकरण है कि जो वोट पड़ने हैं वो बर्बाद नहीं करेगा वोटर, दो खेमों में ही जाएगा, या तो एनडीए को जाएगा या इस महागठबंधन को जाएगा। लेकिन वोट काटने की इच्छा सबकी होती है, इसीलिए जीतन राम मांझी जैसे फैक्टर, पप्पू यादव जैसे फैक्टर, ओवैसी जैसे फैक्टर, या अब मुलायम सिंह यादव जैसे फैक्टर को सामने रखा जाता है ताकि टॉकिंग पॉइंट बदले, ये कहा जाए कि ये वोट काट लेंगे। मेरा मानना है वोट काट करके हराने की प्रथा भारत में बंद हो चुकी है। बहुत कम सीटों पर थोड़ा बहुत असर इन बातों का पड़ता है, इनको मैं फ्रिंज फैक्टर समझता हूं। लेकिन हां, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर काम आता है कि मुलायम सिंह ने छोड़ दिया। क्या लालू यादव का कोई वोट यूपी में है? इसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव का कौन सा वोट बिहार में है? लेकिन पता नहीं वो किस रणनीति के तहत, किस दबाव के तहत ये फैसला कर रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट एनडीए के हाथ में दे रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि बीजेपी की जहां तक रणनीति का सवाल है वो बहुत चतुर है और बहुत आगे की सोच के साथ बनी हुई है कि किस प्रकार से एक एक सीट पे फाइट को बहुत डिफिकल्ट कर दो, बहुत सारे बागी उम्मीदवारों को आखिरी में टिकट देना, दूसरी पार्टियों के लोगों को अपने पास ला करके इंपोर्ट करके टिकट देना, इन सब मामले में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। संजय, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा जिस पर बाजार की नजर थी और फाइनली अब ये हो गया कि ये सत्र तो खत्म हो गया जीएसटी के पास हुए बगैर। अब 1 अप्रैल 2016 से जो लागू करने की सरकार की मंशा है उस पर बड़ा सवाल है कि वो हो पाएगा या नहीं, क्योंकि अब तो अगले सत्र पर बात चली गई। क्या ये एक बड़ी यूं कह सकते कि नाकामयाबी रही है कि जीएसटी जैसा बिल भी बाकी सारी पार्टियां साथ होने के बावजूद कांग्रेस के विरोध की वजह से सरकार करवा नहीं पाएगी? बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या यह है कि देखिए इस सरकार के पास जबरदस्त पॉपुलर मैंडेट है लेकिन लेजिस्लेटिव मैंडेट नहीं है। इसलिए अब चर्चा चलेगी कि जीएसटी विंटर सेशन में पास हो पाएगा क्या। मुझे लगता है कि शायद वो भी मुश्किल हो, क्योंकि जैसे ही अब 1 अप्रैल 2016 की डेडलाइन पर लागू नहीं कर पाएंगे तो एक तरह का ब्रीदिंग स्पेस पॉलिटिकल पार्टियों को दोनों को मिल गया है कि और इस पर झगड़े करो, टकराव करो, देखो कि क्या होता है। डेडलाइन जो ध्यान रखने की है अनिल जी, वो है 2016 की जुलाई, जब राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के बाद कांग्रेस का वहां पर नंबर कम होगा, दूसरी पार्टियों का नंबर बढ़ेगा, तब भी ये नंबर वो नहीं बन जाएगा कि जहां पूरी की पूरी कमान जो है वो बीजेपी के हाथ में आसानी से आ जाए, तब भी वहां उसको विपक्षी पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन परिस्थिति में जो बड़ा बदलाव आने वाला है वो 2016 के जुलाई में आने वाला है। उसके पहले लैंड हो या जीएसटी हो, इन सब पर बातें होंगी, लेकिन पास कराने की कोई संभावना मुझे अब नजर नहीं आती, क्योंकि जीएसटी में अगर पास होना होता और जितनी कोशिशें बीजेपी ने कर ली, कांग्रेस बिल्कुल उनका सहयोग करने को तैयार नहीं है। दोनों में माहौल बिल्कुल दुश्मनी से भर गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जीएसटी बिल विंटर सेशन में भी पास हो पाएगा। लेकिन एक डायनामिक्स बदलेगा, वो ये कि 8 नवंबर का जो बिहार का नतीजा आएगा उसका एक फर्क पड़ेगा और बीजेपी एक पुरजोर कोशिश करेगी कि विंटर सेशन में इसको पास करवा लो, क्योंकि जब आप पास करवाएंगे तो उसके बाद भी सारा काम करने में, राज्य की विधानसभाओं से अप्रूवल लेने में और जीएसटीएन नेटवर्क को एक्टिवेट करने में साल भर का होमवर्क और चाहिए। यानी कि फिर बिहार ही सबसे इम्पोर्टेंट है अगर जीएसटी का भी गाड़ी आगे बढ़नी है। शुक्रिया संजय जी आपके एनालिसिस के लिए। काफी इंटरेस्टिंग माहौल भारत में पैदा होता हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के दबाव में आज फिर भारतीय बाजार भी पिटते हुए दिखाई दिए। हालांकि 7,700 पर निफ्टी इस समय टिका हुआ है, इसके बावजूद कि 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो 2 दिन की जो भी तेजी थी उसके निकलने के बाद अब कोशिश हो रही 7,700 के आसपास संभलने की। हम लेंगे एक ब्रेक। विक्रम कोटक हमारे साथ बने हुए हैं। जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में माहौल पैदा हो रहा है उससे क्या संकेत मिल रहे हैं और क्या भारत में इस गहरे सेल ऑफ के बाद अब कमाई के मौके हैं या नहीं, ये सब होगा चर्चा पर, रेडार पर। इस ब्रेक के बाद करेंगे चर्चा। बाजार इस वक्त 335 अंक नीचे है। सेंसेक्स पर निफ्टी 110 अंक नीचे। हमारे साथ क्रेस्ट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक हैं। विक्रम, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट का माहौल बना हुआ है, चीन की चिंता है और अब ये जो ब्राजील का डाउनग्रेड आने की जो खबरें आ रही है, कैसे देखते हैं आप इन सबको और इसका क्या असर हिंदुस्तान के बाजारों पर पड़ने वाला है?
अनिल जी, मेरा ये मानना है कि ग्लोबल मार्केट काफी सारे फ्रेजाइल मोड से गुजर रहे हैं। आप देखो तो ग्लोबल ग्रोथ की जो हालत है बहुत ही खराब हो चुकी है पिछले 2-3 सालों में। एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि रशियन इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में आधी हो चुकी है, क्योंकि उनकी करेंसी लास्ट 2 साल में 45% गिर चुकी है। तो आपका जो अगर जीडीपी ग्रोथ $2 ट्रिलियन था, वो $1 ट्रिलियन होकर रह गया है। आप ये देखिए, जो ब्राजीलियन कट आया है, तो आप जो ब्रिक था, जो ब्रिक का माहौल था, उसमें बी और आर तो चले गए, बिकॉज दोनों जंग हो गए, ब्राजील और रशिया, और अब बचे इंडिया चाइना। और इंडिया की कंडीशन जितनी फ्रेजाइल है आज के हिसाब से, मुझे लगता है इंडिया को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है इस डाउनग्रेड से। बिकॉज क्या होता है कि जो सॉवरिन फंड होते हैं, जो पेंशन फंड होते हैं, ग्लोबल फंड, वो जंक में नहीं डालते हैं। तो 2 ही इकोनॉमी बची हैं, ब्रिक या इमर्जिंग मार्केट में देखें तो 8 या 9 इकोनॉमी बची है जिसमें पैसा डालने की जगह है। तो इंडिया का जो वेटेज है अभी इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स में करीबन 60% का, मेरे हिसाब से ये 50 या 60% ऊपर जा सकता है। इन द सेंस आप 11 से 12% के वेटेज पे आ सकते हैं। तो ब्राजील का खराब होना इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है इन अ मीडियम टर्म। बट शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि अगर मार्केट के फ्लो के साथ आपकी बाजारें भी गिरती है, बिकॉज ज्यादातर लोग हेडलाइन पे फोकस करते हैं और बिटवीन द लाइन रीड नहीं करते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका फायदा इंडिया को बहुत जोर से होगा। और हम वेट करेंगे कि आरबीआई इसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट की लिमिट ओपन कर दे, एफडीआई एफआई लिमिट, तो जिससे काफी इन्फ्लोज, कैपिटल इन्फ्लोज इंडिया में आ सकता है। यहाँ पर क्योंकि ब्राजील इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट, क्या संकेत ये आपको मिल रहे हैं कि शायद दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स पर भी इस तरह का प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा? फिर ऐसी स्थिति में इंडिया की सिचुएशन कैसी रहेगी विक्रम जी? क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि भारतीय इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है इन बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के सामने। दूसरी तरफ आप देखिए करेंसी मार्केट में जिस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, कैसे समझे अब अगला प्रेशर पॉइंट कहां से आएगा और इंडिया पर क्या इम्पैक्ट रहेगा? हर्षिता, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरा ये मानना है कि आप करेंसी मार्केट देखें तो काफी वोलाटाइल रही है, बट अगर आप रिलेटिव करेंसी मार्केट देखें दुनिया की, तो आप इंडिया का जो करेंसी मार्केट है करीबन 4 या 5% डाउन है इन करंट वाईटीडी में। आप अगर ब्राजीलियन देखें तो 23% डाउन है। कोई भी इकोनॉमी आप जो रिसोर्स और कमोडिटी ड्रिवन इकोनॉमी है उसका आप करेंसी देखें तो 15 से 25% डाउन है। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि इंडिया का जो रुपी है वो अप्रिशिएट हो रहा है, डिप्रिशिएट नहीं हो रहा है। बिकॉज 3-4% गिरना, 20%, 15% गिरने के माहौल में ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये साइन जो है ये रेजिलियंस दिखा रही है। ये जो आप जो बता रहे हैं कि इंडिया का मार्केट काफी बेहतर है कंपेयर टू अदर मार्केट, ये क्लियरली दिख रहा है। करेंसी में देखिए, फिस्कल डेफिसिट में देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट में देखिए और रिलेटिव फ्लोज में देखिए, तो इंडिया में इतना सेल ऑफ नहीं हुआ है। अगर आप दूसरी इंडाइसेस देखें, जैसे मैंने आपको रशिया का एग्जांपल बताया, आप दूसरी इंडाइसेस देखिए उनकी हालत बहुत खराब है। जहां इंडिया का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है ये सब फॉल में, जैसे बोलते हैं कि दुनिया में स्लो डाउन होता है तो इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा होता है और चाइना को फायदा होता है, बिकॉज कमोडिटी और ऑयल गिर जाता है जो सबसे बड़े 2 इंपोर्ट है हमारे। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा 15-20 दिन का व्यू हटा दें कि, क्योंकि इनिशियल क्या होता है, सब गिरता है तो एवरीथिंग फॉल्स, इट डजंट डिसाइड दैट इंडिया ऊपर जाएगा और ब्राजील नीचे जाएगा। बट जब सैनिटी आती है, जब प्रूडेंस आता है मार्केट में, तब जो स्ट्रांग इकोनॉमी या स्ट्रांग स्टॉक होते हैं वो पहले ऊपर जाते हैं। आपने देखा है स्टॉक मार्केट में। तो मेरा ये मानना है कि अगर 15-20 दिन या 1 महीने का जो भी ये वॉलेटिलिटी है उसको आप साइड पे हटा दो और आप ये सोचो कि 1 साल के बाद अगर इंडिया यहां से बेहतर होगा, इंडिया सबसे बेहतर होगा, मेरे दोनों आंसर यस हैं कि इंडिया सबसे अच्छी पोजीशन में है, रहेगा और शायद इससे भी बेटर होगा। ओके, तो विक्रम फिर ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या फिर यही लेवल अच्छे हैं खरीदारी कर लेने के लिए या कुछ और इंतजार किया जाए, फेड की मीटिंग निकलने दें? ये सही बात है कि टाइम करना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये लगे कि 5-10% नीचे मिलेगा तो फिर जल्दबाजी क्यों करें? नहीं जी, इसमें ऐसा है कि वो वाला एग्जाम्पल आपको बता दूं कि वो 5%, 60% प्रेडिक्ट करना एस्ट्रोलॉजिकल काम होगा, जो आपका और मेरा काम तो है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आप ये बोले कि इंडिया 6 महीने के बाद यहां से बेहतर होगा या खराब होगा, बहुत ही बेहतर होगा। अच्छा, 1 साल के बाद इंडिया की निफ्टी यहां से ऊपर होगी या नीचे होगी, मेरा ये मानना है कि शायद 18 महीने में इंडिया की निफ्टी शायद 9.5-10 हजार भी पहुंच जाएगी। अभी ये 7,500 पे रुकती है, 7,300 पे रुकती है, 7,200 पे रुकती है, ये बहुत ही मुश्किल है कहना। बट मुझे मेरा ये मानना है कि ऐसे ही टाइम में जब काफी फ्रेजाइलनेस होती है, काफी वीकनेस होती है, काफी कॉन्फिडेंस डामाडोल होता है, उसी टाइम में आपको अच्छे शेयर मिलते हैं विदाउट इम्पैक्ट कॉस्ट। तो ये एक टाइम है जहां पे आपको अपना लिस्ट बनाना है, आपको अपने स्टॉक्स का लिस्ट बनाना है, अच्छी क्वालिटी के शेयर लेने हैं और अच्छे सेक्टर्स में पैसा डालना है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो। तो ये मेरा मानना है कि ये टाइम है जहां पे शॉर्ट टर्म मार्केट देखने की बजाय आप अपना लिस्ट रेडी करो और आप उसमें पैसे डालो और शायद आप 1 साल के बाद
हम फिर से वही बात करने लगेंगे कि अभी 10,000 की निफ्टी 12,000 होगी या 14,000 होगी। तो मेरा ये मानना है कि ये शॉर्ट टर्म का जो माहौल है इसको पास होने देते हैं। आप फेड का आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि फेड में क्या होगा। मेरा ये मानना है कि दुनिया पूरी इतनी फ्रेजाइल है कि फेड के पास शायद 25 बेस पॉइंट बढ़ाने का एक रीजन है, बट उससे ज्यादा रीजन नहीं है। तो अगर फेड ने बढ़ा भी दिया सितंबर दिसंबर में, मेरा मानना है सितंबर में नहीं बढ़ाएगा, शायद दिसंबर में बढ़ाएगा। बट ये 25 के बाद क्या, 25 के बाद मुझे लगता है कि ये फेड स्टेबलाइज हो जाएगा और शायद 6, 8, 9 महीना इंटरेस्ट रेट हाइक की बात ही नहीं करेगा। इसके कारण दो है। एक कारण ये है कि दुनिया पूरी फ्रेजाइल है, उनकी इकोनॉमी पूरी स्टेरॉइड पे चल रही है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि यूएस में इन्फ्लेशन ही नहीं है, बिकॉज यूएस भी ऑयल और कमोडिटी का बड़ा इंपोर्टर है। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बहुत नीचे है यूएस का। तो मेरा ये मानना है कि ये सब कारण के हिसाब से यूएस भी फेड हाइक एक करके साइड पे हो जाएगा। तो उसके बाद क्या, तो एक्चुअली अच्छा है कि फेड हाइक हो जाए, तो उसके बाद सारे जो नेगेटिव्स हैं वो क्लियर हो जाए। आपने कहा ये टाइम है कि आप अपनी लिस्ट बनाएं, हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले शेयरों को शॉर्टलिस्ट करें, अच्छे सेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करें। आपके रेडार पर या फिर आपकी लिस्ट में वो टॉप कौन से सेक्टर्स हैं या स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लग रहा है कि अब मौका है, अब खरीद लेना चाहिए? मैं ये मानता हूं 2 पिलर्स हैं इंडिया के ग्रोथ के। एक तो कंजम्पशन सबसे बड़ा पिलर है, और मेरा ये मानना है हर टाइम कि कंजम्पशन के जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो काफी बेनिफिट रहेंगे यहां से। तो उसमें भी 2 फायदे हो रहे हैं। कंजम्पशन सेक्टर में एक तो डिमांड स्लोली पिकअप हो रही है, इंडिया का इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा स्लोली इंचअप होने की तैयारी में, और मुझे लग रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 years विल सी अ गुड जंप इन द जीडीपी ग्रोथ। तो कंजम्पशन वाले सेक्टर हैं जिनको दूसरा फायदा ये हुआ है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेज या ग्लोबल पाम ऑयल प्राइसेज या कमोडिटी प्राइसेज नीचे आए हैं, उसका उनको रॉ मटेरियल बेनिफिट हुआ है। तो एक्चुअली ये डबल बेनिफिट मिला है उनको। तो कंजम्पशन एक ऐसा सेक्टर है मेरे हिसाब से जो इंडिया में ग्रो करता रहेगा। दूसरा सेक्टर जो भी क्रूड की डेरिवेटिव्स हैं, जिनका इंपोर्ट क्रूड है या जिनका इंपोर्ट कैपिटल गुड्स है, बिकॉज करेंसी स्टेबल है तो चीप हो गया है, चाइना काफी चीप हो गया है, दूसरी मार्केट चीप हो गई, तो उसका जो इंपोर्ट है, जैसे इंडिया इन्वेस्टमेंट साइकिल के थ्रू पास हो रहा है, तो जो इंपोर्ट होगा मशीन्स का या कैपिटल गुड्स का वो सस्ता होगा, तो कैपिटल गुड्स सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरे को मानना है कि प्राइवेट बैंक्स इंडिया में बहुत ही अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पे हैं, तो प्राइवेट बैंक्स इतने अच्छे करेक्शन में अगर कोई 2 साल या 3 साल का पोर्टफोलियो बनाता है तो बहुत ही फायदा इसको हो सकता है। एक अच्छा सेक्टर जो मुझे लग रहा है काफी सालों के बाद, ये एविएशन सेक्टर है। मुझे लगता है कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री काफी बड़े पॉजिटिव से गुजर रही है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, क्रूड प्राइस नीचे आ रहे हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी काफी सुधर गई है। तो मुझे लगता है एविएशन सेक्टर भले उसमें स्टॉक ज्यादा नहीं है, बट एक ये सेक्टर लगता है जहां पे बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग थीम एविएशन की आती हुई दिखी है। और हर्ष साहब, पिछले कुछ दिनों में हम जो बड़े दिग्गजों से बात कर रहे हैं उसमें कुछ नई थीम्स जो आ रही हैं वो दर्शकों को बताऊं। जब रमेश दमानी से हम बात कर रहे थे, वो एक सेक्टर की बात कर रहे थे जिसकी कोई बात नहीं कर रहा था, और उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट स्टॉक्स, अच्छी क्वालिटी के रियल एस्टेट स्टॉक्स खरीदने का वक्त आ गया। और आज विक्रम से जब हम बात कर रहे हैं तो विक्रम कोटक ये कह रहे हैं कि एविएशन स्टॉक्स पर एक खरीदारी का मौका बन सकता है। तो ये शेयर बड़े इंटरेस्टिंग होते हुए दिख रहे हैं। यहां पर नजर रखिए, जहां पर पूरा बाजार नहीं देखता है, बाजार के दिग्गज जहां नजर रखते हैं वो आपके लिए अहम है। विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार सेक्टर्स पर आपकी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बाजारों में है आज कमजोरी का दिन। दुनिया भर के बाजारों के दबाव में हम भी फिसलते हुए 7,700 के आसपास। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, क्योंकि बिकवाली का दबाव कच्चे तेल में फिर देखने को मिला है और $1100 के करीब सोना कर रहा है कारोबार। तो आज ओपनिंग रणनीति क्या होनी चाहिए कमोडिटी मार्केट्स में, ये रहेगी रेडार पर आगे। नमस्कार।